सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। तो आज हम मेसोपोटामिया सभ्यता की दो विशेषताओं की बात करेंगे। शहरीकरण का महत्व और शहरों में माल की आवाजाही। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में मेसोपोटामिया सभ्यता की भौगोलिक विशेषता ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हमारा अगली जो विशेषता रहेगी वो होगा शहरीकरण का महत्व। अब शहरीकरण होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि शहरों का निर्माण केवल तभी हो सकता है जब लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रिया में इन्वॉल्व हो। अब हम बेसिकली जो शहर होते हैं वो एक ऐसा केंद्र होते हैं जहाँ पे कृषि के अलावा या प्राथमिक क्रिया के अलावा अदर काम किए जाते हैं, वो हमारे शहर होते हैं। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलापों विकसित होने लगते हैं, तब किसी एक जगह पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। अब मान लीजिए, हमने भी पढ़ा था कि यहाँ पे कृषि अच्छी और ठीक ठाक होती है, क्योंकि बारिश यहाँ पे ना तो बारिश की कमी है और ना ही बहुत ज्यादा बारिश है, तो यहाँ पे कृषि ठीक ठाक होती है। अब जब आपको पता है कि ऑलरेडी कृषि में सरप्लस ज्यादा है, मतलब जितना आपको नीड है उससे ज्यादा उगाया जा रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि आप दूसरी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो, आप दूसरे काम कर ले। तो वही आप दूसरे काम जो होते हैं वो या तो आप उत्पादन करेंगे, उन्हीं चीजों का प्रयोग करके दूसरी चीजों का निर्माण करेंगे, या फिर वो आप लोगों को सेवाएं देंगे। तो ये आपकी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं बन जाती है। ठीक है, घनत्व। और जब ऐसा केंद्र बन के उभरता है जहाँ पे द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हो रही हैं और कृषि में सरप्लस है, तो लोग दूसरे कामों की खोज में या फिर दूसरी क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो ऐसे में जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो शहरों में हमने अक्सर देखा है कि जो जनसंख्या घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। लोग एक छोटी सी जगह पे ज्यादा जनसंख्या एक साथ रहती है और वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये कृषि से दूसरी क्रियाकलाप होती है। तो अगर मान लीजिए, देखिए, खाना सबकी नीड है, तो जब आपको पता है कि आपके ऑलरेडी सरप्लस हो रहा है, तो आपने चूज किया कि आप दूसरी क्रियाकलाप करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप खाने के लिए किसान पे तो डिपेंड है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, शहरी केंद्र वह केंद्र होते हैं जो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति शहरों में रह रहा है और वो सुनार का काम कर रहा है, वो या फिर लोहार का काम कर रहा है, फिर भी उसे अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? किसान पे डिपेंड होना पड़ेगा, जो उसे अनाज देगा। वैसे ही ऐसी बात नहीं है वो सिर्फ किसान पे डिपेंड है, वो और चीजों के लिए भी दूसरे व्यक्तियों पे डिपेंड है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि वो लोहार है, तो उसे लोहे के लिए, अब वो लोहा तो खुद नहीं लेकर आएगा ना, लोहा उसके लिए कोई और लेकर आ रहा है। अब लोहारी में जब वो काम कर रहा है तो उसे औजारों की भी जरूरत है, तो औजार वो खुद नहीं बनाएगा, कोई और उसके लिए औजार बनाएगा। तो ऐसे हम देखते हैं सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और सबका कार्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। एक के बिना दूसरे का कार्य संभव नहीं है। तो देखिए, नगरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, वे नगर या गांव के अन्य लोगों पर द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए, देखो मैंने अभी आपको बताया था, गांव पे कैसे निर्भर होंगे? अनाज के लिए। और अपने ही शहर के लोगों पे किसके लिए? सेवा भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, मान लो कि मुझे कुछ सामान चाहिए लेकिन वो दूर दूर देश में है, तो कोई सेवा ही तो दे रहा है, वो मुझे वहां से लाके दे रहा है, तो ये सेवा हो गई। ठीक है, मुझे औजार चाहिए तो औजार कोई और बना रहा है मेरे लिए। तो इस तरीके से हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। शहरी विनिर्माणों के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि आवश्यकता वस्तु अलग अलग स्थानों से आती है। अब देखिए, पहली बात, कोई भी जगह ऐसी नहीं होती जहाँ पे सारे संसाधन मौजूद हो, किसी ना किसी चीज की कमी होती ही होती है। तो ऐसे में क्या होता है, और एक जगह पे आपको सब चीजें मिल भी नहीं सकती, तो ऐसे में क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको ईंधन की जरूरत है, धातु की जरूरत है, पत्थर की जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है, तो ये दूसरी जगहों से मंगवाई जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों से आती हैं और इनका भंडारण किया जाता है, मतलब इन्हें इकट्ठा करके रखा जाएगा ताकि लोगों की डिमांड्स को पूरा किया जा सके। जब भी लोग मांगे इन चीजों को तो उन्हें दिया
जा सके। अनेक प्रकार की क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना जरूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ऐसे में अब लोगों को रिकॉर्ड्स भी रखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स बनाएंगे वो। जैसे कि मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार भी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कोई एक दूसरे से सिर्फ एक चीज के लिए डिपेंड नहीं है, वो और भी चीजों के लिए डिपेंड है। अब जैसे किसी को मुद्रा काटनी है, उसे पत्थर तो चाहिए ही चाहिए, पत्थर कहीं और से आ रहा है, साथ में उसे औजार भी तो चाहिए। तो क्या वो औजार खुद बनाएगा बैठकर? नहीं, वो औजार बनाने वाले के पास जाएगा ताकि वो उसे औजार दे सके। तो ये तो हमारा इसकी मेसोपोटामिया सभ्यता की दूसरी विशेषता थी। अब हम मेसोपोटामिया की तीसरी विशेषता पे देखते हैं। तीसरी विशेषता है शहरों में माल की आवाजाही। अब देखिए, मैंने आपको भी जैसे पिछले उसमें बताया विशेषता में कि हर चीज, हर संसाधन एक जगह पे उपलब्ध नहीं हो सकता। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें दूर कहीं और से संसाधनों को मंगवाना होता है एंड देन उसका फिर यूज करना होता है। तो यही था कि औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए मेसोपोटामिया में संसाधन उपलब्ध नहीं थे। देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर, कृषि बहुत अच्छे से हो रही थी, यहाँ पे पशुपालन बहुत अच्छे से होता, बट कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया में संसाधनों की कमी थी, जिसकी वजह से क्या होता था, हमेशा लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना को दूसरे देशों से, तुर्की, ईरान या खाड़ी पार के देशों से मंगवाना पड़ता था, क्योंकि ऐसे इन देशों में संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मेसोपोटामिया में कृषि थी लेकिन संसाधन नहीं थे। ऐसे ही इन देशों के अंदर संसाधन थे लेकिन कृषि नहीं थी। तो इसलिए ये कैसे करते थे, देखो हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में ना करेंसी नहीं चलती थी, पैसा नहीं चलता था, वहां पे वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। मतलब आपने एक वस्तु ली है तो आप बदले में दूसरे को भी वस्तु ही देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा होता था कि ये बदले में क्या करते थे, ये उन देशों को उनके संसाधनों के बदले में कपड़ा देते थे और कृषि देते थे। ठीक है, कृषि उत्पाद उन्हें सप्लाई करते थे। कुशल परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान होता था। अब देखिए, अगर आपको ये सब चीजें करनी है, आप दूसरे देशों से चीजें मंगवा रहे हो, ठीक है, उन्हें भेज रहे हो, आयात निर्यात हो रहा है, तो परिवहन तो चाहिए ही चाहिए। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि परिवहन का दो ही रास्ते हैं, पहला है एक आपका स्थल मार्ग, या तो आप वैसे जाएं जमीन से एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरा है आपका समुद्री मार्ग, जिसमें आप नदियों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे में मैंने आपको बताया था कि पशुओं को रखना बहुत ज्यादा टफ होता है। देखिए, माल को पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में ले जाना बहुत कठिन होता था, क्योंकि देखिए लैंड से ना बहुत लंबे लंबे रास्ते होते हैं। आप पशुओं को लेके जा रहे हो, उनके ऊपर ढुलाई कर रहे हो, कितना ही आप एक पशु के ऊपर कितना ही वेट डाल दोगे, ज्यादा आप वेट नहीं डाल सकते। ठीक है, ऊपर से आपको उसके आराम का भी ध्यान रखना है, उसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उन पशुओं को खिलाना भी पड़ेगा, चारा भी खिलाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों में ना बहुत खर्च आता है और टाइम तो बहुत ही ज्यादा लगता है। लेकिन उस टाइम का सबसे अच्छा तरीका था परिवहन का, वो था जल मार्ग। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जल मार्ग सबसे सस्ता मार्ग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपकी एक नाव है जो पानी से चल रही है और हवा से चल रही है, तो इसमें कोई किसी भी तरह का ना तो फ्यूल लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा सस्ता हुआ करता था। ठीक है, तो अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते, जिसमें कोई खर्च नहीं लगता था। जबकि जानवरों से ढुलाई करने पे उन्हें खिलाना भी पड़ता था, उन्हें रखना भी पड़ता था और उनकी केयर भी करनी पड़ती है, नहीं तो वो मर जाएंगे बिना केयर के। ठीक है, और आप उनसे ज्यादा काम भी नहीं ले पाओगे। तो ये हमारी इस चैप्टर की 3 विशेषताएं आज हमारी पूरी हो चुकी है, जिसमें से एक भौगोलिक विशेषता, दूसरी शहरीकरण का महत्व और परिवहन के बारे में हमने 3 मेसोपोटामिया की 3 विशेषता को कवर कर लिया। तो